नमस्कार दोस्तों, आज है 27 मार्च। आज की वीडियो में हम दोनों दिन का 26 और 27 का करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला है गूगल टैक्स को लेकर, तो जिसे कहते हैं इक्वलाइजेशन लेवी। तो हुआ क्या है, अभी सरकार ने जो अभी 2016 से टैक्स लगाया था इक्वलाइजेशन लेवी पे, 6% टैक्स हुआ करता था, 16 से 6% टैक्स लग रहा था, उसे अब समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है। तो इसे हम थोड़ा समझते हैं बैकग्राउंड से। तो है क्या इक्वलाइजेशन लेवी, क्या हुआ करता था। तो ऐसे मानो कि हम क्या करते हैं, जब यूट्यूब चलाते हैं तो उस पर वीडियो आती हैं और उन्हीं वीडियो से गूगल को क्या मिलता है, गूगल को पैसा मिलता है। अब सोचो, गूगल भारत में तो रजिस्टर्ड है नहीं है, गूगल भारत में तो रजिस्टर है नहीं। अब भारत में रजिस्टर नहीं है तो ये भारत को टैक्स देंगे, नहीं देंगे। हुआ क्या करता था, 2016 तक ऐसा ही चलता था। 2016 में भारत ने सोचा, क्योंकि गूगल तो भारत से ही रुपए कमा रहा है ना, तो भारत में टैक्स देना चाहिए। तो भारत ने लगाया था इक्वलाइजेशन लेवी के रूप में, क्योंकि गूगल का भारत में ना कोई ऑफिस था, ना कोई रोजगार भारत के लोगों को देते थे। तो भारत ने कहा कि टैक्स दो, तो भारत ने टैक्स लगा दिया था कितना, 6%। अब सरकार ने इसे हटा दिया है। क्यों? क्योंकि अब गूगल भारतीय लोगों को तो काफ़ी रुपए देता ही है ना, मतलब रोजगार, काफ़ी लोग जॉब करते हैं, भारत में रोजगार है, तो वो अन्य प्रकार से रुपए देते हैं। मान लो कोई एक संस्था है जिसका ऑफिस भारत में है, तो पानी, बिजली, कई सारे छोटे छोटे टैक्स देते होंगे, फिर प्रॉफिट पे देंगे। तो अलग से यूट्यूब के वीडियो पे या ई कॉमर्स पे क्यों रुपए देंगे। तो ये वाली बात थी, तो सरकार ने इसे हटा दिया। तो हमने इसे समझा इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में। कब से लगा था, 2016 से लगा था। ये 20 में इसमें ई कॉमर्स कंपनियां भी जोड़ दी गई थी। ई कॉमर्स कंपनियां मतलब जो अमेज़ॉन है या जो फ्लिपकार्ट है, तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये वाली कंपनियां भी इसमें जोड़ दी गई थी 2020 में। तो अब देखें तो 2016 तक यही चलता रहा था, 6%। पर जो ई कॉमर्स कंपनियां हुआ करती थी जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह, उन पे 2% ही लगता था। उन पे कितना लगता था, 2%, क्योंकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का भी ऑफिस भारत में नहीं होता था। ये विदेशी कंपनियां थी। भारत में अगर कोई माल ये इधर से उधर भेज रहे हैं तो 2% इन्हें फ़ायदा, मतलब इन्हें कई फ़ायदा होता था। सरकार ने कहा था 2% हमें टैक्स देना है यहाँ पर। फिर इसे भी 24 में हटा दिया गया था, अब ये भी हटा दिया है, तो दोनों हटा दिए गए हैं। तो किन सेवाओं पर कर लगता था, तो एक डिजिटल वाला हो गया और एक ई कॉमर्स वाला हो गया, दोनों पे ये लगता था। अगला जो न्यूज़ है हमारा वो है आरबीआई का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में, जैसे कहते हैं पीएसएल। तो ये क्या है, ये पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है, ये कौन सा है, पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है। अब नाम ही आ गया ना, प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, जो क्षेत्र ऐसे हम पढ़ते हैं ना, प्राथमिक इंडस्ट्री, तो ये है जिसमें एग्रीकल्चर, फिशरी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, जो कृषि और उससे जुड़े जो होते हैं, एमएसएमई हुआ, छोटी इंडस्ट्री जो हो गई हैं वो। तो सरकार का ये कहना होता है कि एक बैंक भारत में अगर है, वो बैंक कभी ऋण देती है, तो बैंक कभी भी खुद से ऐसा तो है नहीं छोटी इंडस्ट्री को रुपए देंगे। वो ज़्यादातर क्या देखेंगे कि बड़े उद्योगपति, बड़ी कंपनियां, उन्हें लोन दिया जाए, क्योंकि एक तो आसानी से रिकवर हो जाएगा, दूसरा टैक्स जो मतलब ब्याज वगैरह भी सही मिलेगा। तो सरकार ने सोचा ऐसा तो गलत है, फिर भारत का विकास कैसे हो पाएगा। तो सरकार ने एक अवधारणा लेके आई, सरकार, पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंग्वेज, जिसमें यह कहा गया कि बैंक अपने 40% जो होगा, मतलब कुल अगर वो लोन कितना देते हैं, 100 रुपये का, उसका 40% किसे देंगे, वो कृषि और उससे जुड़े जो इंडस्ट्री होगी, छोटी इंडस्ट्री, उसे देना पड़ता है। तो यही है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब इसमें सरकार ने अभी कुछ चेंज किए हैं, जैसे घर हुआ, एग्रीकल्चर, इनके संबंध में थोड़ा ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी, अब इसका कुछ खरीदना है, मान लो जैसे सोलर पैनल, जो प्लेट वगैरह हो, ये सारी, तो बैंक से ऋण आसानी से मिल जाएगा। चूँकि आवास और ऋण, अब बैंक को अपना टारगेट पूरा, अब मेन बात आई ना, बैंक क्यों देगा तब भी ऋण जो रिन्यूएबल एनर्जी और आवास के लिए, क्योंकि बैंक को अपना लक्ष्य पूरा करना होता है 40%। तो उसे लक्ष्य भी तो पूरा करना है, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर को बढ़ावा भी देते हैं बैंक। तो इसमें अब क्या हो गया, जैसे अब हाउसिंग वाला हो गया या रिन्यूएबल हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा, आवास, इनके लिए भी अब सरकार ने कहा कि जो प्रायोरिटी सेक्टर में ये, इनमें अगर कोई देता है ब्याज, तो मतलब जो लोन होगा तो वो इसी के अंतर्गत गिन लिया जाएगा 40% में। तो इससे होगा क्या, अब नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अगर लोन ज़्यादा मिलेगा तो लोग ज़्यादा लगवाएंगे ना। तो जैसे 10
10 लाख तक का अगर नवी करड़ी का कुछ लेना हो तो बैंक लोन दे सकती है। अब ये नियम कब से लग जाएंगे, तो 2-4 दिन में, ये 1 अप्रैल से, ये जब हमारा वित्तीय वर्ष स्टार्ट होगा तो ये लग जाएंगे। अगला है HDFC, इन सब बैंकों को ये लक्ष्य पूरे करने होंगे। अब इनमें है क्या, इन बैंकों का लाभ हो जाएगा, तो इसमें अब लाभ का क्या मतलब हुआ, HDFC, RBL, फेडरल बैंक को अपने लाभ हो जाएगा। लाभ इसका मतलब नहीं है कि बैंक को आर्थिक रूप से लाभ हो गया, जबकि बैंकों को अब लाभ हो जाएगा लक्ष्य को प्राप्त करने में, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, रिन्यूएबल वाले प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं था। अब अगर नवीकरणीय वाला प्रायोरिटी सेक्टर में आ गया तो 40% लक्ष्य प्राप्त करना बैंक के लिए आसान हो जाएगा, बैंक को पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब क्या होता है, दिशा निर्देश सरकार ने दे दिए। सरकार का कहना है कि कुल PSL का लक्ष्य जो है हमारा वो 60% का रहेगा। जो 60% किसका 60%, जो ANBC और ऑफसीट एक्सपोजर का होगा। अब ये क्या होता है ANBC और ANBC और ऑफसीट वाला एक्सपोजर, तो ये समझते हैं कि मान लो एक बैंक है, बैंक पूरा तो रुपए लोन नहीं देती, ये अभी हम जानते हैं। तो अब सोचो कि बैंक के पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन बैंक अपना CRR, SLR ये सारा बना के रखती है ना, SLR, CRR और अन्य खर्चे भी होते हैं बैंक के। तो मान लो सब मिला के 20 रुपये आ गए, जिसमें CRR, SLR और अन्य खर्चे भी बैंक के आएंगे, लाइट का बिल देगी, ये सारी चीज़ें। तो बैंक के कुल खर्चे में बचा के मान लो 20 रुपये बैंक को खर्चा और ये सब आ गया, उसके बाद 80 रुपये बैंक का ही तो बचा लोन देने के लिए, 80 तो बचा। यही चीज़ क्या है, एडजस्टिस, ANBC, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है, क्योंकि बैंक के पास भले ही 100 रुपयों पर 20 रुपये तो उनके खुद के ही है ना, जो वो अपने पास संरक्षित रखेंगे। 80 बचा, तो 80 का 60% उन्हें देना है प्रायोरिटी वाले में, तो ये वाली चीज़। इसके बाद है हमें दूसरा नाम देखा CEO BSE। अब CEO BSE क्या होता है, जैसे कि ये समझो सीधे बैंक कभी कभी लोन नहीं देता है, जैसे एक व्यक्ति गया सीधे लोन उसे नहीं दिया, अब दूसरा व्यक्ति जाए और वो कहे कि हम गारंटी दे रहे हैं इस व्यक्ति की, अगर इसने लोन नहीं चुकाया तो कौन चुकाएंगे, हम चुकाएंगे। तो इसमें यही चीज़ है, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर दिखाया जाता है। प्लस इसमें कुछ ऐसे ऋण आते हैं जो सीधे बैंक सीट पर नहीं होते, अप्रत्यक्ष रूप से बैंक ऋण देता है पर बैंक ऋण सीट पर नहीं दिखा रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी ज़्यादा होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर में दिया जाएगा, तो ये इसमें कुछ चेंज करे गए हैं 60% का। उसके बाद है इसमें MSME के लिए, मतलब इसी 60 में से आएगा, ये MSME के लिए क्या है 7.5%, जो छोटी इंडस्ट्री को लोन दिया जाएगा। तो कितना 7.5% MSME को। कमज़ोर वर्ग को कितना दिया जाएगा, 12% कमज़ोर वर्ग को लोन दिया जाएगा। तो ये देखा हमने। अब कमज़ोर वर्ग में कौन से लोग आते हैं, किसान हुआ, किसानों में छोटे किसान, सीमांत किसान, महिला लाभार्थी हो गए हैं। तो महिला लाभार्थियों के लिए ऋण की सीमा 2 लाख तक बढ़ाई गई है। उसके बाद है कारीगर, विभिन्न SC ST, दिव्यांगजन, ये सभी लोग बीकर सेक्शन में आते हैं। उधार की सीमा में वृद्धि कर दी है, जैसा कि हमने देखा था, जो आवास होता है और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों में अब ऋण ज़्यादा मिल सकता है। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी का अगर बड़ी कंपनी को प्लांट लगाना है तो 35 करोड़ तक लोन मिल सकता है, और एक व्यक्ति को घर पर लगाना है तो 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा कोई रिन्यूएबल वाले में। बैंक क्यों देगा, वही बात है, बैंक को अपना लक्ष्य पूरा करना है। अब प्रायोरिटी सेक्टर देख लेते हैं क्या होता है। तो एग्रीकल्चर, MSME, निर्यात, मतलब बैंक को इनका रुपए देना है, मतलब इन क्षेत्रों में रुपए देगा बैंक, तो उसे PSL में गिन लिया जाएगा। तो कौन से होते हैं, MSME, एग्रीकल्चर, निर्यात, एजुकेशन, हाउस और सामाजिक अवसंरचना। तो सामाजिक अवसंरचना के लिए और नौकरी, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में जो भी सरकार बताएगी वो इसमें आते हैं। अब इसके तहत लक्ष्य देख लेते हैं जो हैं, जैसे कि डोमेस्टिक बैंक है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू बैंक, घरेलू बैंक मतलब जैसे SBI वगैरह, ये सब, ये अपना कुल का 40% देते हैं, किसमें, प्रायोरिटी सेक्टर में। उसमें 40 में से 18% एग्रीकल्चर में और 7.5% क्या है MSME और 12% जो बीकर वाला सेक्टर जो अभी देखा था। अब सोचो विदेशी बैंक है, फॉरेन बैंक है, जिसकी 20 ब्रांच से कम भारत में ब्रांच है, मतलब अब सोचो 20 से कम अगर किसी बैंक की ब्रांच है भारत में है, तो वो बैंक की ब्रांच कहाँ होंगी अगर 20 से कम है, तो दिल्ली, बेंगलुरु ऐसे ही शहरों में होगा। अब जो बैंक ऐसे शहरों में है उस बैंक से तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो एग्रीकल्चर में, MSME में और इन सब में लोन दे,
ऐसा तो नहीं हो सकता है, पर हाँ ये कहा जाएगा कि टोटल कैसे भी करके और सेक्टर में दे दो 40% के आसपास देना है। जो एक्सपोर्ट वगैरह में तो ये दे ही सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ क्या देखा था, एक्सपोर्ट वगैरह में, तो उन क्षेत्रों में ही दे सकते। अब सोचो दो तरीके की बैंक है, एक रूरल बैंक मतलब गाँव से संबंधित बैंक, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस मतलब छोटे ऋण देते हैं लाखों में ऐसे। तो ये अब ये दोनों बैंकों में 40 से तो काम नहीं चलेगा ना। अब जो बैंक खुद ही गाँव की है तो गाँव को लोन नहीं देगी, तो फ़ायदा ही क्या है। तो रूरल बैंक जो होगा वो 75% अपना गाँव प्राथमिक क्षेत्र को ही देंगे। 75% मतलब लगभग पूरा रुपए प्राथमिक क्षेत्र को ही दे रहे हैं। स्मॉल बैंक भी यही करेंगे, क्योंकि स्मॉल बैंक और इनसे लोन कौन लेने जाएगा, किसान, एक वर्कर, तो वो वाली चीज़ें रहेंगी। ये सेम ही है इनका लगभग। ये वाला 18% दोनों का एग्रीकल्चर में देना है, MSME को देना है। एडवांस बीकर सिस्टम में जो है सेक्शन, उसमें रूरल को बस ज़्यादा देना है, बाकी सेम है 15% के आसपास। अब इसके संबंध में ये क्या है, जो MCQ देखना है हमें। ये भी MCQ है कि सबसे पूरा नहीं करते हैं, यदि बैंक अपने PSL का पूरा नहीं करते तो उन्हें धनराशि कहाँ जमा करनी पड़ेगी। अब सोचो कहाँ जमा करेंगे, थोड़ा अलग है। वित्त मंत्रालय में, RIDF में, SBI में, RBI में। तो सोचो SBI तो नहीं होगा, SBI तो खुद ही एक बैंक है। वित्त मंत्रालय, मंत्रालय कभी क्यों किसी से रुपए लेगा, तो मंत्रालय। अब दो ऑप्शन बचे, RBI और RBI के बाद RIDF। अब RBI भी किसी का रुपए नहीं रखता है। RBI तो SLR CRR वाला वो अलग चीज़ है, वो जो मेन रुपए रखा जाएगा वो किसी कोष में ही तो रखा जाएगा। तो वो कौन सा है, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष, क्योंकि यही तो है जो प्रायोरिटी सेक्टर ग्रामीण, तो ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष। तो ये हमने देखा। इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र के उद्देश्य किस उद्देश्य से जारी किए जाते हैं, ये ऑप्शन है, तो इनमें से देखना है। अगला है फिर एक से क्वेश्चन है ये वाला, ये कौन सा है कि कमज़ोर वर्ग अब नए समूह में शामिल किए गए हैं। मतलब संशोधित जो PSL आया उसमें कमज़ोर वर्ग अब किस समूह में शामिल किए गए, तो कमज़ोर वर्ग इस वाले में डाल दिया गया है, SC ST दिव्यांगजन और संकटग्रस्त किसान जो आ जाएंगे, तो ये वाला आ जाए। क्योंकि ये तो कौन सा हो गया, केवल लगे हैं, तो वैसे ही गलत हो गई ये वाला। ये सरकारी कर्मचारी के लिए, तो सरकारी कर्मचारी इसमें नहीं आएंगे। अगला है DNA पॉलीमॉर्फिज्म। DNA पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो ये सोचो अगर कि DNA है, अब DNA तो हम जानते ही हैं, DNA हमारे शरीर की कोडिंग करता है। जैसे हम कोड करके ऐप बनाते हैं, तो DNA हमारे शरीर की कोडिंग करता है। पर ये सोचो 100 लोग अगर इस दुनिया मतलब हमारे आसपास रह रहे हैं, उनमें से 98% लोग तो सेम से ही दिखते हैं। जैसे उनकी 98 हम समझ सकते हैं आंखें काली ही होंगी, पर 2% लोग ऐसे होंगे, या 100 में से 2 लोग ऐसे होंगे जिनकी आंखों का कलर मान लो थोड़ा नीला होगा या कुछ अलग टाइप का होगा। यही है DNA पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब क्या हुआ है कि जो DNA होता है उसमें कुछ खास जीन तय करते हैं किसी अंग को, किसी कलर को, आँख को। तो ये सामान्य लोगों से अलग होता है DNA पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा अलग होगा। ऐसे हमने देखा 98 लोगों की आंखें सेम है, पर 2% लोगों की आंखें अलग है। तो यही है, कुछ अलग सा होगा, ये है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉली का मतलब क्या होता है, कई, और मॉर्फिज्म मतलब रूप होता है। तो DNA के कई सारे क्या है, रूप हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, DNA के कई सारे रूप हैं। तो इंसान है, जानवर है, पेड़ में DNA में सब बदलाव ही तो है। तो ये 1% से ज़्यादा आबादी में ये पाया जाता है। मतलब जो DNA पॉलीमॉर्फिज्म में ये 1% से ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। मतलब 99-98% लोग एक जैसे होते हैं, बाकी 1-2% लोगों के आँख, कान, ये सारी चीज़ें थोड़ी अलग सी हो सकता है। मतलब ये है। अब DNA पॉलीमॉर्फिज्म ये हमने समझ लिया कि थोड़ा क्या होता है, अलग होता है। इससे कोई हानि होती है क्या अगर ये अलग है, तो नहीं, हानि रहित होता है। हालांकि कुछ मामलों में उनकी बॉडी में कुछ संवेदनशील चीज़ें ज़्यादा हो सकता है, बाकी हानि रहित होता है। ऐसा कुछ स्पेशल उनमें बीमारी नहीं है ये। तो DNA पॉलीमॉर्फिज्म का पता लगाने की कई सारी तकनीकें होती हैं। अब कैसे पता लगेगा DNA पॉलीमॉर्फिज्म में, तो देखो एक होता है RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब क्या है, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें क्या है, एक समझो कि तुम्हारे पास एक कैंची है, तो क्या है हमारे पास एक कैंची है, कैंची मतलब एंजाइम है।
कैंची क्या है, एंजाइम, जो सिर्फ एक खास पैटर्न के डीएनए को काटता है। मतलब डीएनए तो कई सारे होते हैं, तो डीएनए खास डीएनए इस कैंची को बता दिया, वो उस डीएनए को काट देगा। तो डीएनए में थोड़ा बदलाव आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि काट दिया गया है। तो कैंची कहीं, अब सोचो कि कैंची को ए काटने को बोला था, कैंची ने काट बी दिया, थोड़ा गड़बड़ हो गई ना। मतलब ए को काटना था कैंची को, बी ने काट के वो बना दिया उस तरीके का। तो जो थोड़ा गड़बड़ हुआ है, यही तो है पॉलीमॉर्फिज्म, कि जो कट रहा था वो नहीं कट पाया है, दूसरी जगह दूसरा डीएनए में हो गया। तो यही चीज़ हो जाती है इसमें। तो रिस्ट्रिक्शन अगर ऐसा होता है तो हम समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति में पॉलीमॉर्फिज्म होगा। तो ये क्या होगा, काटने के टुकड़े करते हैं जो अलग, वो टुकड़े में थोड़ा कटाव अलग अलग हो जाता है, एक हो गया। दूसरा है BNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ जो है टेंडम रिपीट्स। अब मान लो रिपीट करते हैं, जैसे कई बार हम गाना सुनते हैं, कुछ होते हैं एक ही शब्द बार बार आता है ना, तो बार बार जैसे कोई शब्द आया 4 बार, कोई शब्द 7 बार आया, कोई शब्द 10 बार आया, तो यही तो है वेरिएबल नंबर ऑफ जो ये टेंडम रिपीट बार बार आ रहा है। तो कई बार क्या होता है कि डीएनए क्या करता है, कुछ पैटर्न होते हैं डीएनए में, कुछ पैटर्न हो रहते हैं और ये हर इंसान में सेम से रिपीट करते हैं। मतलब हम जानते हैं ज़्यादातर व्यक्ति तो एक जैसे ही दिखते हैं ज़्यादातर, तो क्या होगा, सब में सेम होगा। मतलब इस अगर एक व्यक्ति में एक डीएनए इस टाइप का होगा तो दूसरे में भी वैसा ही होगा, तो सब में सेम होता है ज़्यादातर में। तो यही होता है, रिपीट होता है वो बार बार। तो अलग अलग पर हर इंसान में तो बदलाव तो हो सकता है ना किसी इंसान में। तो यही रिपीट की जो दर होती है उसी के आधार पर इसमें हम जान सकते हैं। इसमें डीएनए के कुछ हिस्से पर पाए जाने वाले दोहराए जाने वाले अनुक्रमणों का विश्लेषण किया जाता है। कौन सा, जो डीएनए होते हैं उन पर कुछ विशेष प्रकार की नंबरिंग ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इनमें ये यूज़ किया जाता है और इसी को रिपीट होता है। तो इससे हम जान सकते हैं पहला कैसा था, इसी से हम जानते हैं। जो वो टेस्ट कराते हैं ना, जो पितृ परीक्षण फादर सन मैच के लिए, वो भी इसी से होता है। और क्राइम इन्वेस्टमेंट, वो सब इसी टेक्नोलॉजी से होती है। तो ये हमने देखा, मतलब क्या हुआ कि डीएनए में छोटे पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं और हर इंसान में अलग अलग संख्या हो सकती है इनकी। किसी में 4 दोहराए जा रहे होंगे, किसी में 10, किसी में 7, अलग अलग दोहराए जा रहे होंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए सोचो, ए व्यक्ति में जो ये वाला है, ए व्यक्ति में 5 बार रिपीट है, बी में 10 बार रिपीट है। तो ये सारी चीज़ें रिपीट हैं अलग अलग, ये देखा हमने। अगला STR, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। अब ये दोनों सेम है, पर इसमें हमने जैसे देखा 10 बार रिपीट है तो इसमें 2 बार ही रिपीट होगा। मतलब शॉर्ट टेंडम रिपीट है, कम रिपीट होंगे तो ये दोनों भाई टाइप के से दोनों समझ लो इन्हें। तो ये वाली चीज़ हमने देखी, इसमें रिपीट थोड़ा ज़्यादा होगा, इसमें रिपीट थोड़ा कम हो जाएगा। तो हमने क्या तीनों टेक्नोलॉजी के बीच में अंतर देखा। जो RFLP तकनीक होती है, जो काट देते हैं, ये एक हिस्से को क्या करेंगे, काट देंगे। कटने के पैटर्न में कुछ बदलाव आ जाता है, कुछ चीज़ें हो जाती है, तो इससे ये हो जाता है। इस वाले में देखा, इसमें क्या होता है, रिपीट कर रहे होते हैं बेस, तो बेस वही एडेनिन ग्वानिन वो सब रिपीट हो रहे होते हैं। और इसके बाद इसमें ये फिंगरप्रिंटिंग में यूज़, पितृत्व परीक्षण में ये यूज़ हो जाता है। फिर शॉर्ट वाला है, शॉर्ट में भी रिपीट हो रहे होते, कम रिपीट, ये भी डीएनए डाटाबेस, फॉरेंसिक वगैरह में ये यूज़ हो जाता है। इसके संबंध में ये क्वेश्चन देखना है। अगला ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। ब्लू फ्लैग क्या होता है, तो अब ब्लू मतलब पानी वाला हो गया एरिया। तो बीच होते हैं कुछ समुद्र के तट में, जो बीच होते हैं उन बीचों में जो बीच ऐसे होते हैं जो पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं। जब पर्यटक ज़्यादा आते हैं, सुरक्षा मानक अच्छे हैं, साफ़ सफाई अच्छी, उन्हें क्या किया जाता है, एक डेनमार्क की संस्था है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, ये उन्हें प्रमाण पत्र देते हैं। ये एक गैर लाभकारी संगठन है, मतलब NGO टाइप का है। तो जहाँ पे पर्यावरण के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं, उन बीचों को, समुद्र के तटों को सारी चीज़ें होती हैं। कौन कौन से प्रमाण पत्र के मानदंड होते हैं, एक तो पर्यावरण अच्छा हो, शिक्षा जागरूकता, मतलब वहाँ आने वाले लोगों को मतलब वहाँ के स्थानीय जो समुदाय होते हैं उनको पर्यावरण इन सब की जानकारी होनी चाहिए। सुरक्षा सुविधाएं, जैसे बीच के आसपास लाइफ गार्ड्स होने चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है, कुछ हो रहा है, स्वच्छ जल उस एरिया का होना चाहिए, सुरक्षा के सही मानक होने चाहिए और सुलभता होनी चाहिए उस बीच पे जाने के लिए, मतलब विकलांग महिला, इन सबके लिए आसान हो जाना। उसके बाद अभी के ऊपर आज हम पढ़ रहे हैं, तो अभी उत्तर मतलब भारत में क्या हुआ है, जो ऋषिकोंडा बीच
बीच है और ब्लू फ्लैग टैग इसे मिल गया है, मतलब विशाखापट्टनम में ऋषिकोंडा बीच है, उसे क्या मिल गया है, ब्लू फ्लैग का टैग मिल गया है। तो भारत में 13 ब्लू फ्लैग टैग में शामिल हो गया है ये। तो 13 कितने ब्लू फ्लैग टैग पूछा जाए, 13 है। तो वर्तमान में 13 जो ब्लू फ्लैग टैग मिला हुआ है। पहले यह टैग दिया गया था, फिर खराब रख रखाव के कारण इसे वापस ले लिया गया था, अब दोबारा से दे दिया गया। तो ये नाम पूछा जा सकता कौन सा, ऋषिकोंडा बीच। कहाँ पे है ये, आंध्र प्रदेश वाले, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसे दोबारा से दे दिया, पहले भी दिया गया फिर हटा दिया गया फिर दे दिया गया। अब ब्लू फ्लैग के बारे में देखें तो ये वो सब द्वीप हैं जो आइलैंड, वो मतलब जो बीच हैं वो ये वाले हैं। जैसे कि इसमें गोल्डन बीच उड़ीसा का है, ऋषिकोंडा जो अभी देखा ये रहा आंध्र प्रदेश का। उसके बाद है राधानगर, ईडन बीच, कोवलम बीच, कप्पड़ बीच। तो ये सारे 13 हैं, 13 के 13 ये वाले, ये यहाँ लिस्ट दी है तो इसमें पढ़ सकते हैं। इसके बाद है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र का महत्व तो क्या होता है। सोचो इंटरनेशनल, हम अगर करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं तो न्यूज़ में भी तो ये बातें जाती हैं, तो पर्यटक आते हैं विदेशी, पर्यावरण संरक्षण को मदद मिलती है, स्थानीय अब लोग ज़्यादा आएंगे तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी तो वैश्विक पहचान हो जाएगी। अब इसके संबंध में ये क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करने हैं। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन है। अब है अगला क्रायोजेनिक संरक्षण पहल के बारे में। तो हुआ क्या है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, ये कहाँ पे, दार्जिलिंग वाले एरिया में। ये हमने पढ़ा था कुछ टाइम पहले ही बना था कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है दार्जिलिंग वाले एरिया में। यह भारत का पहला चिड़ियाघर बनाया गया है जिसमें क्या है, डीएनए के जो नमूने हैं वो क्रायोजेनिक रूप में संरक्षित रखे जाएंगे। क्रायोजेनिक मतलब माइनस में कई सारा होगा, 150 से ज़्यादा माइनस में, तो इसमें तो 190 के आसपास है। तो अब होगा क्या, जैसे कुछ जीव होते हैं, उन जीवों में कुछ विशेष उनका डीएनए होता है, उस डीएनए को हम क्या किस क्रायोजेनिक तकनीक के आधार पर संरक्षित रखेंगे जो हमेशा के लिए बने रहेंगे। तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक जी है कौन सी जगह पे, तो पद्मजा नायडू वाला है। तो पद्मजा नायडू क्या हुआ है यहाँ पे दार्जिलिंग वाले एरिया में, डीएनए को संरक्षित किस आधार पर, क्रायोजेनिक। तो पद्मजा नायडू वाला जूलॉजिकल पार्क हो गया, साथ ही सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी जो हैदराबाद है, इन दोनों के सहयोग से ये बनाया गया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है, जो लुप्त प्रजातियाँ हैं, प्रजाति विलुप्त होती जा रही हैं, उन सबका यहाँ पे क्या रखेगा कि डाटा रखा जाएगा, भविष्य में दोबारा उन्हें जो क्या पुनरुद्धार किया जा सके दोबारा, क्यों डीएनए रहेगा तो हम विलुप्त प्रजातियों को भी दोबारा जीवन दे सकते हैं। तो ये अब पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क के बारे में देखेंगे, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहा है कुछ वर्ष से। तो ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित चिड़ियाघर है ये। तो पहली चीज चिड़ियाघर है ये, नेशनल पार्क की बात नहीं कर रही हैं, क्या है ये, चिड़ियाघर जो बनाया गया होगा अलग से। तो भारत का सबसे ऊंचा स्थित चिड़ियाघर सबसे पहली चीज़। दूसरा कहाँ है, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ था, असम और पश्चिम बंगाल वाला बॉर्डर है, वही वाला दार्जिलिंग वाला एरिया होता है, दार्जिलिंग चाय और ये सारी चीज़ें। तो ये है कहाँ एग्जैक्टली, पश्चिम बंगाल में। कब स्थापित हुआ था, 58 में। यहाँ हिम तेंदुआ, रेड पांडा ये मिलते हैं। इसके बाद क्रायोजेनिक पे 196 पे यहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है, उसमें सेल हो चाहे टिश्यू ऊतक हो या डीएनए ब्रूड, इन सबको संरक्षित रखा जाएगा। तो ये देखा हमने भारत की पहल, ये चूँकि पहली बार है तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हिमालयी क्षेत्र केंद्रित है, या मतलब हिमालय वाला आसपास एरिया है यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ है, भविष्य में इससे क्या हो जाएगा, पुरानी प्रजातियाँ जो हैं विलुप्ति के कगार पे वो हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन देखना है। ये 5 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन ये देखना। अगला है जीआई टैग वाली डल्ले मिर्च। डल्ले मिर्च क्या हुआ, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा तीखी मिर्चों में आती है डल्ले मिर्च, इसे जीआई टैग मिला हुआ था। पर अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, जो अपीड़ा है, अब अपीड़ा का नाम शायद सुना हो, तो अपीड़ा क्या होता है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या करते हैं, ये 1986 में बनी थी। तो अपीड़ा कब बना था, 1986 में बनाया था। ये एक सरकारी संगठन है जो एग्रीकल्चर, कृषि और प्रोसेस फूड, क्या होता है, प्रोसेस फूड, इनको एक्सपोर्ट करने का काम करता है, एक्सपोर्ट में मदद करता है। वो सरकारी संगठन है ना अपीड़ा, तो अपीड़ा क्या करता है, एक्सपोर्ट का काम करता है, एक्सपोर्ट में मदद करता है भारत का संगठन 86 से। तो नाम क्या याद रखना, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड, नाम ही है, एपी से मतलब एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड। तो ये वाली चीज़ याद रखनी है, प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब हुआ क्या है यहाँ पे, इन्होंने जो डल्ले मिर्च है, जो सबसे तीखी मिर्च है, जीआई टैग भी मिल चुका है इसे, ये सिक्किम से भेजी है। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से भेजी, कहाँ भेजा है, तो सिक्किम से भेजा है सोलोमन आइलैंड पे। अब सोलोमन आइलैंड कहाँ है, तो ये रहा सोलोमन आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया से इधर चलेंगे, ये ग्रेट बैरियर रीफ और सारी चीज़ें हैं, तो ये इधर है सोलोमन आइलैंड, तो ये याद रखना है।
तो सोलोमन आइलैंड पे हमने ये जो मिर्च है ये भेजी है। और इसे क्या है, फायर बॉल चिली के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि ये परीक्षण में पाया गया, मतलब यहाँ लाखों लोगों का परीक्षण होता है, उसमें ही सबसे ज़्यादा तीखी मिर्चों में भी जाना जाता है। इसे पोटेशियम वगैरह के लिए अच्छी होती है। इसे जीआई टैग 2021 में मिला था। सिक्किम में ये हमेशा से उगाई जाती रही है। तो ये वाली चीज़ हमने इसके बारे में देखा। अगला है अपीड़ा का भी हमने देखा, निर्यात का संगठन है और कब से बना था, 86 से 1986 से बना था। और उसके बाद से ये विदेशों में भेज रहा है। किस मंत्रालय के अंतर आएगा, तो उद्योग मंत्रालय के ये अंतर्गत आता है। अब इसके संबंध में एमसीक्यू है, हाल ही में ये भेजा गया था। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद ये वाला एक एमसीक्यू है। अब है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट प्रकाशित करी है। तो इसमें है क्या एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट में, कि ऊर्जा की मांग ये बताए, एनर्जी की रिपोर्ट है ना, तो ये बताए कि जो एनर्जी की मांग है, सोचो बढ़ेगी तो लगातार जनसंख्या और इंडस्ट्री बढ़ रही है तो एनर्जी की मांग बढ़ रही है। तो इसमें ये बताएगा 24 में 2.2% मांग की वृद्धि हुई है और 80% से ज़्यादा जो मांग की वृद्धि हो रही है एनर्जी में, मतलब बिजली में, ये ऊर्जा में, ये 80% से ज़्यादा किस में हुई है, जो उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, मतलब भारत और चाइना जैसी जो अर्थव्यवस्थाएं, वो 80% उनमें ये हुआ है। तो 80% किसमें, भारत और इसमें, मतलब भारत जैसे विकासशील देशों में हुआ है। 2% बढ़ा है टोटल में। तो ये देखा है हमने। तो रिन्यू नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इन सब में योगदान रहा है। तो 2024 में वैश्विक बिजली उत्पादन में 80% नवीकरणीय स्रोत और परमाणु ऊर्जा से प्राप्त हुआ है। तो वैश्विक बिजली जो में उत्पादन में 80% रिन्यूएबल एनर्जी और परमाणु ऊर्जा से हुई है, जो अच्छी बात है। मतलब ज़्यादातर हो रहा है, भारत में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। अब सोचो, जब हम रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पवन ऊर्जा यूज़ कर रहे हैं तो कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। तो ये सारी चीज़ हमने देखी। तो ये पूछा जा सकता बढ़ रहा है कार्बन उत्सर्जन का, तो कार्बन उत्सर्जन में तो हम कहेंगे क्या है, कमी आई है। जैसे 2.6 अरब टन उत्सर्जन कम हो रहा है, जो वैश्विक उत्सर्जन का 7% के बराबर, मतलब 7% उत्सर्जन कम हो रहा है। तो ये अब IEA संगठन के बारे में देख लें। 74 में बना था एनर्जी एजेंसी, इसी ने तो रिपोर्ट निकाली है। मुख्यालय कहाँ है इसका, पेरिस फ्रांस में है। उद्देश्य क्या होता है, वही एनर्जी को सस्ती बनाना और आपूर्ति के लिए बनाना, नेट जीरो एमिशन, इन सबको बढ़ावा देना है। अगला है महत्वपूर्ण प्रभाव, नवीकरणीय ऊर्जा को भूमिका है विकासशील देशों की बढ़ती मांग, क्योंकि देश मांग कहाँ बढ़ रही है, विकासशील में। तो ये सब रिपोर्ट में बातें करी गई हैं, जैसे कि हरित तकनीक का बढ़ावा देना, ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद जो न्यूज़ है हमारी वो है ब्लैक कार्बन के लेकर। तो ब्लैक कार्बन क्या होता है, जैसे हम देखते हैं चूल्हे पे जब कुछ सेका जाता है चूल्हे पे, तो उसके बाद जो तवा होता है, चूल्हे पे जो तवा होता है वो कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। तो जब हम कुछ मिट्टी से, मतलब आग से सेक रहे होते हैं, तो जो चूल्हे के आसपास चीज़ें होती हैं वो काली हो जाती हैं। तो वही होता है ब्लैक कार्बन। या फिर जब साइलेंसर होता है डीजल इंजन वाला, उससे धुआं निकलता है, धुएं के आसपास जो कालिक सी जमा हो जाती है, यही है ब्लैक कार्बन। तो ये ब्लैक कार्बन क्यों इसे कह रहे हैं कि ये बारीक होता है, बहुत ज़्यादा बारीक और हानिकारक भी होता है। तो ये सूक्ष्म कण होता है। तो एक रिपोर्ट आई है, तो इस रिपोर्ट में टैकलिंग ब्लैक कार्बन, हाउ टू अनलॉक फास्ट क्लाइमेट एंड क्लीन एयर बेनिफिट्स के बारे में बताया गया। इसमें यही बताया कि ब्लैक कार्बन और अन्य सुपर पॉल्यूटेंट को कम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये अब ब्लैक कार्बन कहाँ से वो कालिक निकलती है, एक तो इसमें एक चीज़ याद रखनी, PM 2.5 का यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें छोटे कालिक होते हैं ना, तो PM 2.5 छोटे कण होते हैं। बाकी निकलता हर चीज़ से है, जैसे कि कोयला होगा, लकड़ी होगा, डीजल होगा। तो किसमें, कोयला हुआ, लकड़ी हुआ, डीजल इंजन हुए, उसके बाद है कचरा हुआ, इन सब से निकलता है। भारत चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, क्योंकि भारत में भी लकड़ी और ये सारी चीज़ें जलाई जाती हैं। इसके बाद है ब्लैक कार्बन का प्रभाव क्या है, मीथेन, ग्लोबल वार्मिंग में मीथेन के साथ 50% इसका योगदान है, मतलब 50% योगदान मीथेन के साथ इसी का है, मीथेन का और इसका है मतलब। और हिमखंडों का पिघलना, अब ये कालिक जब हिमालय और ऐसी जगह पर बर्फ़ पे चली जाती है ना, तो वो हिमखंड पिघल जाते हैं, उसे जल चक्र को प्रभावित कर रहे हैं। तो ब्लैक कार्बन
कार्बन मीथेन के साथ मिलकर ग्लोबल वार्मिंग का 50% का योगदान देता है। यही लाइन याद रखनी। उसके बाद ये चूंकि उन एरिया में, बर्फीले एरिया में जाते तो ये डार्क होते हैं, डार्क होगा तो एनर्जी को अवशोषण करेगा सूर्य के प्रकाश को, इससे गर्मी बढ़ेगी, बर्फ़ तेज़ी से पिघल जाती है। जैसा कि तिब्बती पठार में 39% द्रव्यमान ब्लैक कार्बन के, मतलब 39% जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं कहाँ, तिब्बत वाले एरिया, वो ब्लैक कार्बन के कारण ही हो रहे हैं। मानसून वगैरह में इनके खतरे होते ही हैं, सूखा वगैरह पड़ता है। अब इसके संबंध में ये सुझाव दिए गए हैं कि आर्कटिक में ब्लैक कार्बन कम करना है तो गैस फ्लेयर, शिपिंग सेक्टर, घरेलू हीटिंग में सुधार करना होगा, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाओ, जो NDC नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब देश कहता है ना कि हम प्रदूषण कम करेंगे, वो सब करने हैं। और सुपर पॉल्यूटेंट की सब पर समन्वित कार्रवाई, क्योंकि ये सुपर पॉल्यूटेंट में आते हैं, इन सबको कम किया जाए। तो अब अगर इस चार्ट में अगर हम देखें प्रमुख स्रोत में, तो सबसे ज़्यादा घरेलू क्षेत्र में है। तो क्या है, घरेलू क्षेत्र से ब्लैक कार्बन ज़्यादा निकल रहा होता है। उसके बाद क्या हमें देख रहा है, ये जंगल की आग, तो जंगल की आग से है। उसके बाद क्या है, परिवहन से, मतलब अगर क्रम पूछ लिया जाए तो घरेलू फर्स्ट वाले पे रहेगा, सेकंड पे जंगल की आग, तीसरा परिवहन पे रहेगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। कृषि अपशिष्ट सबसे कम वाले एरिया में आएगा। तो ये हमने इसमें कौन सा देखा, 26 और 27 दोनों दिन की करेंट अफेयर्स इसमें देखी हमने।